विज्ञान की दुनिया में नामकरण अक्सर बहुत सीधे, सटीक और कभी-कभी थोड़े उबाऊ होते हैं। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में जिस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, उसका नाम किसी साइंस फिक्शन थ्रिलर फिल्म के शीर्षक जैसा लगता है। आत्मघाती थैली, या जिसे सुसाइडल बैग भी कहते हैं। नाम तो वाकई काफी नाटकीय है ना? तो आज के हमारे शोध सामग्री में दिए गए नोट्स कोशिका के एक बेहद छोटे लेकिन समान रूप से खतरनाक हिस्से लाइसोसोम पर केंद्रित है। हमारा उद्देश्य बस ये समझना है कि आखिर एक साधारण सी दिखने वाली झिल्ली वाली संरचना इतनी महत्वपूर्ण और विनाशकारी कैसे हो सकती है। जो कोई भी बिना भारी भरकम शब्दों में उलझे इसे समझना चाहता है, उसके लिए आज की चर्चा बहुत काम की होने वाली है। बिल्कुल। ये विषय सूक्ष्मजीव विज्ञान के सबसे दिलचस्प विरोधाभासों में से एक है। मतलब एक तरफ ये कोशिका को भीतर से साफ और स्वस्थ रखता है, और दूसरी तरफ इसके पास पूरी की पूरी कोशिका को ही नष्ट कर देने की क्षमता है। आज हम यही देखेंगे कि जीवन के सबसे बुनियादी स्तर पर यह नाजुक संतुलन कैसे काम करता है। आत्मघाती थाली, ये नाम सुनते ही मन में एक स्वाभाविक सा सवाल उठता है कि किसी जीवित इकाई के अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो खुद को ही खत्म करने के लिए बनी है। लेकिन इससे पहले कि हम इस विनाशकारी हिस्से पर आएं, थोड़ा पीछे चलते हैं। इन नोट्स में इस अद्भुत संरचना की खोज के बारे में क्या बताया गया है? इस खतरनाक संरचना की कहानी धुएं नाम के वैज्ञानिक की खोज से शुरू होती है। डी धुएं भी कहते हैं इन्हें। जब पहली बार कोशिका के अंदर इस तरह का एक अलग कक्ष को देखा गया, तो यह समझना बहुत मुश्किल था कि इसका असली काम क्या है। हमारे पास मौजूद जानकारी स्पष्ट रूप से यह बताती है कि संरचना के लिहाज से यह एक एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। मतलब सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल? जी हाँ। इसका सीधा सा मतलब है कि ये कोशिका के भीतर एक छोटे से बंद पैकेट की तरह है, जिसके चारों तरफ सिर्फ एक ही परत वाली दीवार है। एक सेकंड, सिर्फ एक झिल्ली? मतलब इतनी शक्तिशाली और संभावित रूप से खतरनाक चीज को रोकने के लिए सिर्फ एक पतली सी दीवार का इस्तेमाल किया गया है? मैं सोच रही थी कि कोई बहुत मोटी सी परत होगी। ये सुनकर थोड़ा अजीब जरूर लगता है। कोशिकाएं खुद एक बहुत ही जटिल फैक्ट्री की तरह होती हैं, जहां हर वक्त कुछ न कुछ गतिविधि चलती रहती है। ऐसे में किसी अत्यंत विनाशकारी रसायन को सिर्फ एक परत के अंदर बंद रखना ऐसा है जैसे किसी ने एक बहुत ही पतले कागज के लिफाफे में तेजाब भरकर रख दिया हो। एक मामूली सी खरोच और सब कुछ खत्म। आपकी बात बिल्कुल सही है। ये जोखिम तो है, लेकिन प्रकृति बहुत ही चतुर इंजीनियर है, और इस इंजीनियरिंग का एक बड़ा हिस्सा इसकी परिवर्तनशील प्रकृति में छिपा है। ये कोई स्थिर अंग नहीं है जो बस एक कोने में पड़ा रहे। नोट्स में एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बहुरूपी कोशिकांग या पॉलीमॉर्फिक सेल ऑर्गेनेल। बहुरूपी मतलब ये अपना रूप बदल सकता है, एक शेप शिफ्टर की तरह। एकदम सही। आमतौर पर जब हम कोशिका के अंगों के बारे में पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि उनका एक तय आकार और एक तय काम है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। ये अपनी जरूरत, स्थिति और समय के अनुसार अपना रूप बदलता है। मुख्य रूप से इसके 4 अलग-अलग रूपों का जिक्र है। अच्छा, वो 4 रूप कौन कौन से हैं? पहला है प्राथमिक लाइसोसोम, फिर द्वितीयक लाइसोसोम, तीसरा है तृतीयक लाइसोसोम और अंत में ऑटोलाइसोसोम। ये असल में एक ही अंग की सक्रियता और परिपक्वता के अलग-अलग स्तर हैं। तो ये एक ही चीज के 4 अलग-अलग चरण हैं। यह आखिर काम कैसे करता है? मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? शुरुआत प्राथमिक लाइसोसोम से होती है। ये एकदम नया, ताज़ा बना हुआ पैकेट है। इसमें रसायन तो है, लेकिन वो अभी पूरी तरह से काम नहीं कर रहे हैं। जब ये प्राथमिक रूप कोशिका के अंदर मौजूद किसी कचरे या भोजन के कण के साथ जुड़ता है, तब ये द्वितीयक लाइसोसोम का रूप ले लेता है। यहीं असली पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। अच्छा, तो द्वितीयक चरण में असली काम शुरू होता है। हाँ। और फिर तृतीयक? इसके बाद जो अपशिष्ट या बचा हुआ हिस्सा रह जाता है, वो तृतीयक लाइसोसोम कहलाता है। और अंत में ऑटोलाइसोसोम तब बनता है जब ये बाहर के किसी कचरे को नहीं, बल्कि खुद अपनी ही कोशिका के किसी पुराने या खराब हो चुके हिस्से को पचाने लगता है। बाप रे, ये तो एक पूरी जीवन यात्रा है। बनने से लेकर कचरा पचाने तक। लेकिन यहाँ एक बात जो थोड़ी रहस्यमयी लगती है, वो है इनकी उत्पत्ति।
नोट्स में लिखा है कि प्राथमिक लाइसोसोम का निर्माण तो गोल्जी बॉडी से होता है। ये बात समझ में आती है क्योंकि गोल्जी बॉडी कोशिका का मुख्य पैकेजिंग सेंटर है। बिल्कुल। लेकिन बाकी के जो रूप हैं, जैसे द्वितीयक, तृतीयक और ऑटो, उनके निर्माण के लिए लिखा है कि वे EORO से बनते हैं। अब ये EORO क्या है? स्रोत सामग्री में इसे सिर्फ एक संक्षिप्त नाम के तौर पर छोड़ दिया गया है। विज्ञान के दस्तावेजों में कभी-कभी ऐसे संक्षिप्त रूप मिल जाते हैं जिन्हें आगे के शोध के लिए छोड़ दिया जाता है। इसका पूरा विस्तार यहाँ नहीं दिया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो समझने वाली है वो ये है कि निर्माण की प्रक्रिया बटी हुई है। बटी हुई है मतलब अलग-अलग जगह से कंट्रोल हो रही है। हाँ, प्राथमिक रूप एक स्थापित पैकेजिंग केंद्र यानी गोल्जी बॉडी से आ रहा है, जबकि बाकी के सक्रिय और अधिक जटिल रूप कोशिका के किसी अन्य तंत्र द्वारा प्रबंधित किए जा रहे हैं, जिसे यहाँ EORO कहा गया है। ये दर्शाता है कि जैसे जैसे लाइसोसोम का काम अधिक जटिल होता जाता है, उसका नियंत्रण भी अलग तरीके से होने लगता है। ये बहुत ही दिलचस्प है कि कैसे एक ही अंग के अलग-अलग चरणों को संभालने के लिए कोशिका ने अलग-अलग व्यवस्थाएं कर रखी हैं। ये कोई साधारण कचरे का डिब्बा नहीं है, बल्कि एक पूरा वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है। लेकिन अब उस तेजाब के गुब्बारे वाली बात पर वापस आते हैं। इस एकल झिल्ली के अंदर असल में ऐसा क्या भरा हुआ है जो इसे इतना खास और खतरनाक बनाता है? इसके अंदर बहुत ही खतरनाक रसायन होते हैं। जानकारी के अनुसार इसमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम उपस्थित होते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये काम क्या करते हैं? विज्ञान में हाइड्रोलाइटिक शब्द का सीधा सा अर्थ है पानी के अणुओं का उपयोग करके बड़े और जटिल रसायनों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। ये एंजाइम इतने प्रभावशाली होते हैं कि ये किसी भी जैविक सामग्री जैसे प्रोटीन, लिपिड या कार्बोहाइड्रेट को पूरी तरह से नष्ट कर सकते हैं। अरे वाह! अगर इसके अंदर इतने शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मौजूद हैं, तो मेरा वही पुराना सवाल फिर से सामने आता है, क्या ये पतली सी एकल दीवार टूटकर पूरी कोशिका को नष्ट नहीं कर देगी? कोई तो सेफ्टी लॉक होना चाहिए जो इस विनाशकारी रसायन को गलती से भी बाहर आने पर रोक सके। सुरक्षा का एक बहुत ही शानदार तंत्र मौजूद है और मुझे लगता है कि ये जीव विज्ञान के सबसे खूबसूरत डिजाइनों में से एक है। ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हमेशा सक्रिय नहीं होते। नोट्स में एक बहुत ही अहम वैज्ञानिक तथ्य दर्ज है। वो क्या है? यह हाइड्रोलाइटिक एंजाइम केवल एसिडिक पीएच यानी अम्लीय वातावरण पर ही कार्य करता है। अम्लीय वातावरण? एक मिनट, मतलब कोशिका का जो बाकी हिस्सा है उसका पीएच अलग है और इस लाइसोसोम के अंदर का पीएच अलग। ये कैसे संभव है? ठीक यही बात है। कोशिका के अंदर का सामान्य वातावरण लगभग न्यूट्रल यानी तटस्थ होता है, वहां कोई एसिड नहीं होता, लेकिन लाइसोसोम के अंदर का हिस्सा अत्यधिक अम्लीय रखा जाता है। इन एंजाइमों की संरचना कुछ इस तरह से विकसित हुई है कि वे सिर्फ उसी अम्लीय स्थिति में ट्रिगर होते हैं। अच्छा, तो वे न्यूट्रल वातावरण में काम ही नहीं करेंगे? बिल्कुल। इसे ऐसे समझा जा सकता है जैसे कोई ऐसा विशेष औजार हो जो सिर्फ अत्यधिक ठंडे तापमान में ही काम करता हो। अगर उसे सामान्य कमरे के तापमान में लाया जाए तो बस एक धातु का टुकड़ा बनकर रह जाएगा, कुछ काट नहीं पाएगा। स्ट्रोक है? इसका मतलब है कि अगर वो एकल झिल्ली किसी वजह से फट भी जाए या उसमें से रसायन लीक हो जाए, तो अंदर के खतरनाक हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कोशिका के सामान्य न्यूट्रल वातावरण में आते ही एकदम निष्क्रिय और अबेसर हो जाएंगे। एकदम सही समझा आपने। वो हथियार अपने आप लॉक हो जाएंगे। कोशिका जानबूझकर सिर्फ उस छोटी सी थैली के अंदर एसिडिक पीएच बनाए रखती है ताकि सारा काम वहीं तक सीमित रहे, बाहर कोई नुकसान न हो। और इस एसिडिक पीएच को बनाए रखने के लिए लाइसोसोम की झिल्ली लगातार प्रोटॉन अंदर की तरफ पंप करती रहती है, जिसमें ऊर्जा खर्च होती है। सुरक्षा का ये फेल सेफ तंत्र सुनिश्चित करता है कि ये विनाशकारी ताकत हमेशा एक सख्त पहरे में रहे। सुरक्षा का इतना तगड़ा इंतजाम होने के बावजूद अब हम उस सबसे चर्चित शब्द की तरफ मुड़ते हैं। इसे आत्मघाती थैली क्यों कहा जाता है? अगर एंजाइम बाहर आकर बेअसर हो जाते हैं और सब कुछ इतने कड़े नियंत्रण में है, तो फिर ये आत्महत्या या तबाही वाला हिस्सा कहाँ से आता है? ये नाम इसके मुख्य कार्य से गहराई से जुड़ा है और वो कार्य है भक्षण या फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का सीधा सा अर्थ है किसी चीज को पूरी तरह से निगल लेना और उसे पचा जाना। तो ये किससे निगलता है? नोट्स बताते हैं कि लाइसोसोम ओल्ड सेल ऑर्गेनेल यानी कोशिका के पुराने अंगों और ओल्ड सेल यानी पूरी की पूरी पुरानी कोशिका का भक्षण करता है। अच्छा, तो जो हिस्से पुराने हो गए हैं उन्हें ये साफ करता है। हाँ, कोशिका के अंदर जो भी अंग बूढ़े हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं या अपना काम ठीक से नहीं कर पाते, लाइसोसोम उन्हें निगलता है और अपने अम्लीय एंजाइमों से उन्हें बुनियादी रसायनों में तोड़ देता है।
लेकिन जब स्थिति हाथ से निकल जाती है तब इसका असली आत्मघाती रूप सामने आता है। स्थिति हाथ से निकल जाने का क्या मतलब है? क्या एक बिंदु पर आकर पूरी की पूरी कोशिका ही खराब हो जाती है? जी हाँ, एक समय ऐसा आता है जब कोई कोशिका बहुत पुरानी हो जाती है, गंभीर रूप से बीमार पड़ जाती है या उसे कोई ऐसा नुकसान पहुंचता है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में उस कोशिका को जीवित रखना पूरे शरीर के लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। तो फिर लाइसोसोम क्या करता है? ऐसे समय में लाइसोसोम एक बहुत बड़ा और अंतिम कदम उठाता है। कोशिका के अंदर मौजूद कई लाइसोसोम एक साथ खुद को फाड़ लेते हैं। जब इतनी बड़ी मात्रा में एंजाइम बाहर आते हैं तो कोशिका का पीएच संतुलन बिगड़ जाता है और वो सारे शक्तिशाली हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मिलकर अपनी ही कोशिका को पचाना या नष्ट करना शुरू कर देते हैं। बाप रे, मतलब ये एक ऐसा टाइम बॉम्ब है जिसे कोशिका खुद अपने ही खात्मे के लिए इस्तेमाल करती है। शरीर को सुरक्षित रखने के लिए एक बीमार या पुरानी कोशिका का मरना जरूरी है और ये काम लाइसोसोम करता है। ये रोजमर्रा का कचरा साफ करने वाले विभाग से अचानक एक जल्लाद बन जाता है। सही कहा, ये एक तरह का नियंत्रित और आवश्यक विध्वंस है। अगर पुरानी या संक्रमित कोशिकाएं ऐसे ही शरीर में पड़ी रहें तो वे ट्यूमर का रूप ले सकती हैं या गंभीर संक्रमण फैला सकती हैं। इसलिए आत्मघाती थैली नाम सिर्फ एक डरावना शीर्षक नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़े बलिदान को दर्शाता है। एक बड़ी इकाई को बचाने के लिए एक छोटी इकाई का यह विनाश अनिवार्य है। एक कोशिका के भीतर इतना सूक्ष्म और सटीक निर्णय लेना कि कब कचरा साफ करना है और कब पूरे सिस्टम को ही खत्म कर देना है, ये वाकई हैरान करने वाला है। एक तरफ ये पूरी प्रक्रिया इतनी जटिल लगती है, एक झिल्ली, बहुरूपी चरण, अम्लीय पीएच लॉक और फिर आत्मघाती विध्वंस। बिल्कुल। लेकिन अगर हम इस जानकारी को थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में रखें, विकासवाद के नजरिए से देखें, तो कुछ और भी दिलचस्प चीजें सामने आती हैं। नोट्स के अंतिम हिस्से में एक बहुत ही रोचक तुलना की गई है। इसमें बताया गया है कि बैक्टीरिया में पाया जाने वाला पेरिप्लाज्मिक स्थान भी लाइसोसोम के समवृत्ति होता है। हाँ, एनालॉगस होता है। ये समवृत्ति क्या है और ये बैक्टीरिया के साथ कैसे जुड़ता है? विज्ञान में समवृत्ति या एनालॉगस का अर्थ उन दो अलग अलग संरचनाओं से होता है, जिनकी बनावट या उत्पत्ति तो अलग अलग हो सकती है, लेकिन उनका काम करने का तरीका या उनका उद्देश्य बिल्कुल एक जैसा होता है। अब अगर बैक्टीरिया की बात करें तो वे बहुत ही सरल जीव होते हैं। उनके पास हमारी कोशिकाओं की तरह लाइसोसोम जैसी कोई बंद थैली या एकल झिल्ली वाला जटिल कोशिकांग नहीं होता। तो वे बिना लाइसोसोम के ये सफाई का काम कैसे करते हैं? उन्हें भी तो अपना भोजन पचाने और कचरा साफ करने की जरूरत होती होगी। यहीं पर प्रकृति का एक और कमाल देखने को मिलता है। प्रकृति ने उन्हें इस काम के लिए एक अलग जगह दी है। बैक्टीरिया की बाहरी दीवार और अंदर की झिल्ली के बीच एक छोटी सी खाली जगह होती है जिसे पेरिप्लाज्मिक स्पेस कहा जाता है। अच्छा, तो वहां क्या होता है? जानकारी ये स्पष्ट करती है कि जीवाणुओं के उस पेरिप्लाज्मिक स्थान पर भी बिल्कुल वही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स उपस्थित होते हैं जो हमारी कोशिकाओं के लाइसोसोम में पाए जाते हैं। ये बनाती है जिसमें एसिडिक पीएच का लॉक लगा होता है और एक साधारण सा बैक्टीरिया बस अपनी बाहरी परतों के बीच की खाली जगह में वही विनाशकारी एंजाइम भरकर अपना काम चला लेता है। यही विकासवाद की असली सुंदरता है। जब अलग अलग जीवों के सामने एक ही तरह की समस्या आती है, जैसे कचरा साफ करना या जटिल भोजन को तोड़ना, तो वे भले ही अलग अलग रास्ते अपनाएं, लेकिन अंततः वे एक ही तरह के रासायनिक समाधान तक पहुंचते हैं। दोनों जीवों की बनावट एकदम अलग है, लेकिन काम करने का तरीका और जो मुख्य रासायनिक हथियार यानी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम इस्तेमाल हो रहा है वो बिल्कुल एक जैसा है। बिल्कुल। लाइसोसोम और बैक्टीरिया के पेरिप्लाज्मिक स्पेस का ये तुलनात्मक अध्ययन ये समझने में मदद करता है कि जीवन के मूल नियम कितनी गहराई से आपस में जुड़े हुए हैं। हम केवल एक छोटे से अंग को नहीं देख रहे हैं, हम जीवन के अस्तित्व को बनाए रखने वाले उन बुनियादी नियमों को देख रहे हैं जो करोड़ों सालों से चले आ रहे हैं। चलिए, तो आज के इस गहन विश्लेषण से हमने जो भी ज्ञान बटोरा है उसे एक बार समेट लेते हैं। हमने शुरुआत की थी दुवे की खोज से और ये समझा कि लाइसोसोम एक एकल झिल्ली युक्त कोशिकांग है। फिर हमने इसकी बहुरूपी प्रकृति को खंगाला। हाँ, कैसे ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और ऑटोलाइसोसोम के चरणों से गुजरता है। और हमने ये भी देखा कि इनकी उत्पत्ति कोल्जी बॉडी और उस रहस्यमयी ईओआरओ से कैसे जुड़ी है। इसके बाद हमने इसके भीतर काम करने वाले उस मास्टर स्ट्रोक सुरक्षा तंत्र को समझा कि कैसे हाइड्रोलिटिक एंजाइम केवल एक नियंत्रित एसिडिक पीएच पर ही सक्रिय होते हैं। यही एंजाइम भक्षण या फैगोसाइटोसिस की प्रक्रिया को अंजाम देते हैं,
जो जरूरत पड़ने पर पूरी पुरानी कोशिका को ही नष्ट कर देता है और इसे आत्मघाती थैली का सार्थक नाम देता है। और अंत में बैक्टीरिया के पेरिप्लाज्मिक स्पेस के साथ इसकी एनालॉगस तुलना ने हमें ये दिखाया कि प्रकृति कचरा मैनेजमेंट जैसी बुनियादी जरूरत को हर स्तर पर कैसे सुलझाती है। ये पूरा तंत्र इस बात का एक शानदार सबूत है कि शरीर के भीतर एक ऐसे सूक्ष्म स्तर पर, जिसे हम नंगी आंखों से देख भी नहीं सकते, साफ सफाई और संतुलन बनाए रखने की कितनी अचूक, जटिल और शक्तिशाली व्यवस्था लगातार काम कर रही है। बिना इस सिस्टम के कोई भी कोशिका ज्यादा दिन तक स्वस्थ नहीं रह सकती। बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस गहरी चर्चा को खत्म करने से पहले एक ऐसा विचार जो शायद किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। अगर एक कोशिका को अपना कचरा साफ करने और पुरानी चीजों को नष्ट करने के लिए एक अम्लीय आत्मघाती थैली की जरूरत होती है, जो एक बेहद सटीक सुरक्षा तंत्र के तहत काम करती है, तो जरा सोचने वाली बात है कि क्या होगा यदि ये एकदम सटीक रूप से काम करने वाला सिस्टम किसी कारणवश अनियंत्रित हो जाए। क्या वो तंत्र जो कोशिका को साफ और सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है, वही अंततः अपनी हदें पार करके किसी गंभीर और लाइलाज बीमारी का कारण बन सकता है? क्या रक्षक ही सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है? इस गहरे सवाल के साथ आज के इस विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की ये खोज और इन अद्भुत रहस्यों पर विचार जारी रहना चाहिए।